नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप मुझे ये बताइए, इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए ये जो ऑरेंज कलर की मछलियां हैं वो इस एरिया में रहती हैं। इनके द्वारा देखो एक ही टाइप का फूड खाया जाता है। और ये जो ब्राउन कलर की मछलियां हैं ये इस एरिया में रहती हैं, दूसरे देश में रहती हैं। इनके द्वारा सब कुछ खा लिया जाता है। किसी भी कंडीशंस में ये रह लेती हैं, वार्म कंडीशंस में या फिर कोल्ड कंडीशंस में, जबकि ये जो मछलियां हैं वो सिर्फ वार्म कंडीशंस में रहती हैं। अब ब्राउन कलर की ये जो मछलियां हैं वो इनके हैबिटेट में आ गई। रीजन कोई भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग लेकर आ गया हो इन ब्राउन कलर की मछलियों को इस जगह पर, या फिर गलती से आ गई हो, फ्लड आई हो तो आ गई हो, मतलब रीजन कोई भी हो सकता है। बस आप ये समझ लीजिए ये जो ब्राउन कलर की मछलियां हैं ये कुछ भी खा लेती हैं और दोनों कंडीशंस में रह सकती हैं। ये इंट्रोड्यूस हो गई इस तालाब में, इस जगह पर। तो कुछ ही समय बाद आप देखोगे इन ऑरेंज कलर की मछलियों की जो तादाद हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि देखो ये जो मछलियां हैं ये कुछ भी खा लेती हैं। हो सकता है ये ब्राउन कलर की मछलियां ऑरेंज कलर की मछलियों को भी खा लें। अगर नहीं खाएंगी तो भी ये हर तरह का फूड खा लेंगी, तो इनके लिए फूड की कमी हो जाएगी। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा इनकी संख्या बिल्कुल कम होने लगेगी और ब्राउन कलर की मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो ये जो ब्राउन कलर की मछलियाँ हैं इस केस में हैं इन्वेसिव स्पीसीज, क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से इन्वेड कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, हमला कर दिया है, जिसकी वजह से इस रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो स्पीसीज हैं ये है नेटिव स्पीसीज, मतलब लोकल स्पीसीज। और ये जो लाल कलर की स्पीसीज हैं ये है इन्वेसिव स्पीसीज। ये यहाँ पर नहीं रहती, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस रीजन में। 5 साल बाद ये होगा, इन इन्वेसिव स्पीसीज की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और 10 साल बाद तो आपको लोकल स्पीसीज की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये हमने थोड़े बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अब हुआ क्या, तमिलनाडु और केरल में बहुत सारे प्लेसेस पर ऑर्नामेंटल फिशेस की ब्रीडिंग होती है। ऑर्नामेंटल फिशेस कौन से फिशेस होती हैं? ये देखो जो रंग बिरंगी मछलियाँ जिन्हें आमतौर पर एक्वेरियम में रखा जाता है। वैसे देखो बहुत सारी ऑर्नामेंटल फिशेस के इंपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा के रखी है, क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं। लेकिन कुछ लोग इलीगल तरीके से इंपोर्ट करते हैं इन मछलियों को दूसरे देशों से, और वो अपने घर में, खेत में इनकी ब्रीडिंग करते हैं। मिट्टी का कोई तालाब बना लेते हैं या फिर सीमेंट का तालाब या फिर प्लास्टिक नुमा कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें इस प्रकार की ऑर्नामेंटल मछलियों की ब्रीडिंग की जाती है। इसके अलावा और ऐसी एक्सोटिक स्पीसीज जिनके इंपोर्ट पर बैन होता है, लेकिन कॉमर्शियल वैल्यू उनकी काफ़ी होती है, मतलब वो अच्छी खासी बिक जाती हैं, पैसों की बिक जाती हैं, मार्केट में उनकी डिमांड होती है। तो ऐसी मछलियों की भी इलीगल तरीके से ब्रीडिंग की जाती है तमिलनाडु और केरल में बहुत सारी जगहों पर। लेकिन देखो अगर ये मछलियाँ नेचुरल पॉन्ड्स में, रिवर्स में या फिर दूसरी वाटर बॉडीज़ में अगर पहुँच जाएंगी तो वहाँ पे डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। और हाल ही में केरल में और तमिलनाडु में जो फ्लड्स आई, उन फ्लड्स की वजह से बहुत सारी ऑर्नामेंटल और ये जो एक्सोटिक स्पीसीज हैं जिनकी इलीगल तरीके से ब्रीडिंग होती है ये दूसरी नेचुरल बॉडीज़ में पहुंच गई, जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज हैं मछलियों की, यानी लोकल स्पीसीज, वो ख़त्म हो रही हैं। अब देखो आर्टिकल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ये कुछ एक्सोटिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे नील तिलापिया, अफ्रीकन कैटफिश, थाई पंगस, कॉमन कार्प। और ये नीचे कुछ ऑर्नामेंटल फिशेस के एग्जाम्पल है जिनकी ब्रीडिंग होती है। गपी पिराना, सकरमाउथ, ब्लू पर्च, गोल्ड फिश, प्लेटी। ये गोल्ड फिश तो देखो इतनी डेंजरस इन्वेसिव स्पीसीज हैं, आप किसी तालाब में इनको छोड़ोगे कुछ समय बाद ही आपको सिर्फ गोल्ड फिश मिलेगी, आपको और कोई फिश नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल में इस बात पर फोकस किया जाता है कि जब भी फ्लड आती हैं सरकार बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाती है, कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। तब ये नुकसान छोड़ दिया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान हुआ है इन्वेसिव स्पीसीज के कारण।
जब भी देखो पॉलिसी बनाई जाती है तब भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब भी फ्लड्स से पहले की रणनीति बनाई जाती है तब भी इस चीज़ का ध्यान में नहीं रखा जाता। फंड्स एलोकेट होते हैं फ्लड से निपटने के लिए तब भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। अभी देखो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने कुछ फंड्स एलोकेट किए ताकि स्पेशल इक्विपमेंट्स परचेज किए जा सकें और नॉर्थ ईस्ट मानसून का अगर खराब इंपैक्ट होता है तो उससे निपटा जा सके। बहुत सारी जगहों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन देखो ज़्यादातर स्टेट्स में इन्वेसिव स्पीसीज से लोकल स्पीसीज को बचाने के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं, लेकिन आवश्यकता ये है कि तमिलनाडु शुरुआत करे लोकल स्पीसीज को इन्वेसिव स्पीसीज से बचाने के लिए और बाद में बाकी स्टेट्स भी तमिलनाडु का अनुसरण करें। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।